मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के सर जीएस पॉइंट में। मित्रों, आज खंड शिक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी से संबंधित हम अपनी 28वीं वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते अपने प्रथम प्रश्न की तरफ। प्रथम प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में है 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल और 100 डेसिबल। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है 20 डेसिबल। समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। ज्ञात रहे आपको कि ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। इसे यह नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहना की दृष्टि से दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है दूसरा। आज का दूसरा प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन में है सागरीय, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है सागरीय। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ ही विघटित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, थर्ड है हरे पेड़ों को काटने के लिए और चौथा है खाद बनाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है चौथा और इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये भी है, हरित गृह प्रभाव क्या है? ऑप्शन में है वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है वैश्विक ताप में वृद्धि। इसकी व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है पांचवा है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? ऑप्शन में है इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है मीथेन। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है छठवां और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लिए लगभग लुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन में है आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन और डेक्लोफेनेक। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है डेक्लोफेनेक। मित्रों, यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है इसलिए इसको ध्यान से पूछिएगा। डेक्लोफेनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसान द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। जब इस दवा का उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उससे मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेते हैं तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है सातवां प्रश्न। आज का जो सातवां प्रश्न है हमारा, ये मित्रों थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है। यहाँ धुआं की जगह धुआं होगा। इसको आप लोग प्लीज थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, धुआं होगा। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? इसको धुआं पढ़िएगा। ऑप्शन में ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है पैराक्सीटाइल नाइट्रेट। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ऑप्शन में है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने से किसी भी प्रकार को प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हम रॉन्टेंजन द्वारा किया गया? ऑप्शन में रेडियो, एक्सरे मशीन, बिजली का बल्ब और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है एक्सरे मशीन। इसको आप
ये छोटी बड़ी हर परीक्षा में पूछता रहता है। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टेजन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल इसी आविष्कार हेतु रॉन्टेजन को दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन में है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है एक्स किरणें। चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ, जो है 11वां और बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? जो परीक्षा देते हैं उनको मालूम होगा कि ये छोटी बड़ी हर परीक्षाओं में लगभग पूछता ही रहता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। ऑप्शन में है कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है प्रकाश। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होती है। प्रकाश तरंगे निर्वात में से होकर गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 12वां बड़ा प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। मिलता जुलता प्रश्न है। ऑप्शन में निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है इस्पात में। इसकी व्याख्या मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, इसलिए इसकी व्याख्या भी नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन में है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। ये मुझे मालूम है, सभी लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। इस प्रश्न का उत्तर है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। 1879 ईस्वी में जर्मन में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं उसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इसी कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 14वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? ऑप्शन में है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। ये आपको मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है तो वो है सिलिकॉन। जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 15वां। ग्रेफीन होता है, इसको किसी किसी में ग्रेफीन भी मिलता है, परंतु आप ग्रेफीन ही पढ़िएगा। ऑप्शन में है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाला सामान्य कार्बन का एक पतली परत है, जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 6वां। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में जैकब तथा मनोड, वाटसन तथा क्रिक, एच.जी. खुराना और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर मित्रों वाटसन एवं क्रिक। आप हाई स्कूल से ही इसको पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए आपको यह रटा होगा। 17वां प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन में संतरा, सेब, गाजर, आंवला। यह प्रश्न भी आपको रटा होगा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है तथा इसका सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 18वां। आज का 18वां प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है ए अरविंद पनगड़िया। और यह इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नए संस्थान के रूप में नीति आयोग का गठन किया। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 19वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन में है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये भी लोगों को मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन में है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और नीति आयोग। यह मालूम होगा आप लोगों को, यह नीति आयोग है। इसी को पहले योजना आयोग कहा जाता था।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो 21वां प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में है राजस्व वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र राज्य संबंध। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 22वां प्रश्न है आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन में ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है ग्रेट ब्रिटेन। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 23वां और अच्छी प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन में है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं। इसका राइट आंसर है 60 दिन, और इसकी पिछली वीडियो में मैंने इसकी व्याख्या कर दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 24वां और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकते हैं? ऑप्शन में है समाजवादी, उदार भौतिकवादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर मित्रों उपरोक्त सभी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 25वां और आज का लास्ट प्रश्न, वो है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए? ऑप्शन में है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 25 जनवरी 1950। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है 24 जनवरी 1950। इसकी भी मैंने व्याख्या अपनी पिछली वीडियो में कर दी है। मित्रों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।